हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसा है आप सब? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि कल हमने देखे थे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसी तरह से आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप स्किप नहीं कर सकते हो प्यूपिल एंड एनवायरमेंट के प्रिपरेशन के टाइम पर। आप जानते हैं कि यूनिट जो आप लोगों का पेपर 1 है, उस पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट में से आपकी यूनिट 9 है, दैट इज द प्यूपिल एंड एनवायरमेंट। तो प्यूपिल एंड एनवायरमेंट की जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट से भी आपको 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको हमें कैसे सही करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं प्यूपिल एंड एनवायरमेंट के नाम से, बिकॉज वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इट्स नॉट कम्स अंडर लाइक अभी तक हमने उसको नहीं पढ़ा है, ये वाली जो कंडीशन है। तो उसी चीज को थोड़ा सा डर को खत्म करने के लिए ये जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। 100% श्योरिटी तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है आपके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पर। उनका जब हमने एनालाइज किया तो देखा गया कि एक ट्रेंड जो है वो फॉलो चलता आ रहा है। तो जैसे सिलेबस आपका, जैसे आपको पता है कुछ चीजें एड ऑन हुई थी कुछ साल पहले, आई मीन 2 साल पहले, तो वो एड ऑन होने के बाद उनसे टॉपिक रिपीटेटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक आप लोग नोट करते जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको नोट कर लीजिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो गोल है, ये गोल किस लिए बने गए हैं, इनमें कितने गोल्स होते हैं, जैसे आप भी जानते हैं। अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो वो हमारे 8 होते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे 17 होते हैं। तो ये दोनों गोल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभी करंट में चल रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप भी जानते हैं एमडीजी खत्म हो चुका है, अभी जो चल रहा है वो एसडीजी चल रहा है। तो एसडीजी का 2030 का फंडा क्या है, हर साल इसकी एक रिपोर्ट आती है। तो अभी जैसे 2021 का भी अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी से जुड़े हुए पूछे गए हैं। तो इसी का लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो पूछा जा सकता है। कई बार इनके जो गोल्स हैं उन गोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एमडीजी और एसडीजी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप मिस नहीं कर सकते हो, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। क्यों इसको डेवलप किया गया था, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हो। सेकंड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज की ह्यूमन और एनवायरमेंट का इंटरैक्शन। द सेकंड वन इज ह्यूमन और एनवायरमेंट का इंटरैक्शन। तो आप भी जानते हो कि विदाउट, मतलब इन्वायरमेंट क्या है, जो हम हैं, हमारे आसपास की सारी चीजें ही इन्वायरमेंट है। चाहे वो आप पॉल्यूशन की बात कर लो या फिर आप गैसेस की बात कर लो, तो चाहे आसमान को देख लो, चाहे धरती को देख लो, पानी को देख लो या आसपास की गैसेस को देख लो, हर जगह पर आपको इन्वायरमेंट दिखेगा। हमारे आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है वही जो है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दैट इज दी एंथ्रोपोलॉजिक आपकी जो एक्टिविटीज है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिक आपकी जो एक्टिविटीज है, जो कि हम जिसे कहते हैं मानव जनित क्रियाओं के कारण होने वाली एक्टिविटीज जो है, वो सबसे ज्यादा जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन आपका एनवायरमेंट पर पड़ता है वो आपका यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज हैं, इसमें अगर आप देखोगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर, इवन पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो गुड और बैड दोनों हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम लेंगे थर्ड नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके एग्रीमेंट। उसको तो मतलब छोड़ा जा ही नहीं सकता है। हर साल एक एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इट्स बेटर कि एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल्स में मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल आपका जो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो सारे प्रोटोकॉल्स हमें करने हैं। सो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल हो गया आपका, रियो समिट हो गया आपका, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए किए गए थे। तो ये क्यों किए गए,
है ना, मतलब इनका बेस क्या है, किस लिए किया गया था। कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से किया गया, तो कोई ओजोन डिप्लेशन की वजह से किया गया है, कोई ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। तो व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड इज, तो वो आपको पता करना जरूरी है। तो इसमें आपको क्या चीज ध्यान देनी है कि ये जो आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो ये जो आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो कब आया था, किससे रिलेटेड है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, किससे रिलेटेड है, ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, कब आया, किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, आप इस तरह से इसमें बता सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ इसके बाद यस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यही सारी चीजें सब कुछ इसी में ही आ जाएगा आपका। इसके बाद एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4th नंबर पर, द 4th वन इज मेजर पॉल्यूटेंट एंड सोर्सेस, है ना, ध्यान दीजिएगा, मेजर पॉल्यूटेंट एंड सोर्सेस। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, है ना। मतलब आपके जो पॉल्यूशन यानी कि जो आपके प्रदूषक और प्रदूषण, ये दो चीजें हैं। तो प्रदूषक और प्रदूषण में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप आज से 2-3 साल पहले के पेपर्स भी उठा के देख लोगे तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे गए थे इन्हीं से रिगार्डिंग, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूटेंट होता है। वो पॉल्यूटेंट क्या करता है, वो क्यों आता है, कैसे जनरेट होता है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एज यू नो दैट कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, उस वजह से आपका जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड आया है। मीथेन कैसे जनरेट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से या फिर जो हमारे जो कोल का प्रोडक्शन होता है उस वजह से ये प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एसिड रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ इसमें कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, ओजोन के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो ओजोन भी आपको पता है एक चीज, ओजोन भी आपकी 2 तरह की होती है। ओजोन आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होती है वो आपकी होती है ऊपर आपके स्ट्रेटोस्फीयर्स पर। देखो क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर में ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर होता है उसे कहा जाता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है उसे कहा जाता है आपका टोपोस्फीयर। तो जो लेयर, ओजोन लेयर बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यूवी रेज से हमारे जो पृथ्वी है उसको बचाने का काम करती है। बट ये तब तक ही करती है जब तक वो ऊपर है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ओजोन बहुत अच्छी है। बट यही ओजोन अगर नीचे आ जाती है ना, ह्यूमन जेनरेटिक एक्टिविटीज की वजह से अब ओजोन जो है वो धरती पर आ चुकी है, तो दैट मीन्स कि आपके टोपोस्फीयर पर आ चुकी है। तो ये जो टोपोस्फीयर पर जो ओजोन आई है, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो उसके लिए एक तरह से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है बॉडी के ऊपर। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ऑल्दो बेसिक नॉलेज मैं आपको बताती जा रही हूं, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ग्रीन हाउस का इफेक्ट जरूरी है कि जो गैसेस हैं उसमें ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं और ग्रीन हाउस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण होती है ना, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पॉल्यूटेंट हो गया। यस, एक और क्वेश्चन जो 2 साल पहले से बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट इज फ्लाई ऐश। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ज्यादा निकल कर आया था। ये फ्लाई ऐश क्या होता है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। तो फ्लाई ऐश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फ्लाई ऐश जो रहता है वो ज्यादातर आपकी ईंट वेयर बनाने में आप इसका यूज कर सकते हो। इवन एग्रीकल्चर फील्ड में उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फिर आप लोगों से जो पूछा जा सकता है, एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ऑल्दो इम्पोर्टेंट यही है, ज्यादातर आपको यही पढ़ना है जो मैंने बताया। एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहला हमको देखना है कौन सा, SDG MDG देखना है। दूसरा हमको देखना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मॉन्ट्रियल और वो सारी चीजें। तीसरा हमने देखा कि हमको ये पता होना चाहिए कि आपका
ह्यूमन और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन, एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज वगैरह जो वाला जो पार्ट था वो आपको पता होना चाहिए। चौथा हमने देखा कि पॉल्यूटेंट का ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। ये 4 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ही बहुत कुछ चीजें आ गई हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो चीजें देखनी है, देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वैक्ट सब कुछ आपके एग्रीमेंट में ही आ चुका है। अब जो एक और चीज आपको ये बेसिक इतना पढ़ने के बाद जब थोड़ा बहुत अगर बच जाए टाइम, तो थोड़ा सा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जीज होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होगी, तो आपकी जो एनर्जी हम रीजनरेट हो सकती है वो, जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर पैनल से आपने अगर खाना गर्म किया है तो उस एनर्जी को हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी हो गई है ना, आपकी विंड एनर्जी हो गई, आपका वाटर एनर्जी हो गई, तो ये हाइड्रो पावर हो गई, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी रीजनरेट हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एंथ्रोपोलॉजिक आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। वही कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो नॉन रिन्यूएबल होती है, जो दोबारा नहीं बन सकती है, उसका हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। जैसे कि आपका जो पेट्रोलियम आप ले लो, थर्मल पावर ले लो, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, ये कोल, ये आपके इसी का पार्ट हो जाएंगे। तो एक आपको ये पता होना चाहिए। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, जो अभी कुछ टाइम से भी पूछा जा रहा है, दैट इज पर कैपिटा कंजप्शन, है ना। पर कैपिटा कंजप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये जो पर कैपिटा कंजप्शन होता है ये क्या होता है, दैट मीन्स की एनर्जी कंजप्शन किस, ये आप लोगों से ना सीरीज पूछते हैं पूरा एक तरह से, कि पर कैपिटा कंजप्शन एनर्जी का कंजप्शन सबसे ज्यादा कहां पर था, या फिर उससे जुड़े हुए आपको दे दिए कि इनको सीक्वेंस में बताइए कंट्रीज को, है ना। या फिर आपका एक पूछा गया था वाटर कंजप्शन किस में सबसे ज्यादा होता है, फिर CO2 एमिशंस किस में सबसे ज्यादा हो सकता है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पर कैपिटा वाले क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ये आपका टॉपिक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट, एक छोटी सी वीडियो में पूरा पीपल एंड एनवायरमेंट लाने की कोशिश की है मैंने। तो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लाने की कोशिश की है। तो आई होप कि अभी ये थोड़ा सा डरावना नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा तो इजी पड़ा होगा। सिर्फ आपका ह्यूमन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई आपकी, SDG MDG हो गया आपका, और पॉल्यूटेंट आप पढ़ लीजिए, और जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स को कर लीजिए। इतना आपने कर लिया अगर, तो मान के चलिए 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके सही जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो इतना कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट। और ये सारी चीजें आपको इजीली नोट्स जो हैं वो मुझे लगता है अभी तक तो आपके तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। इनकेस कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पीपल एंड डेवलपमेंट। ऑल द बेस्ट। और कोशिश करूंगी कल इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए जाए, जो आपको हेल्प करे आपके एग्जामिनेशंस में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।